सड़क कितनी भी साफ हो, धूल हो ही जाती है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल हो ही जाती है। सड़क पर धूल होना और इंसान से भूल होना बहुत आसान सी बात है, लेकिन सड़क से धूल साफ करना और इंसान की अपनी भूल साफ करना ये बुद्धिमानी की बात है। राजा शरणिक के साथ यही हुआ था। उसके पिता उपशरणिक से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने एक और महिला से शादी की, और जब उसके बच्चे का जन्म हुआ तो उसने कहा कि पिता ने यही शर्त रखी थी पहली कि मेरे बेटे का जन्म होगा तो मेरा बेटा राजा बनेगा। अब तुम्हारा जो बेटा है शरणिक, वो राजा नहीं बनेगा। चिल्लाती उपशरणिक बड़े संकट में पड़ गए। मैंने बहुत भूल की, मैं जंगल में घूमने के लिए गया था और इस लड़की के झंझट में पड़ गया, और आज अभी इसका छोकरा कैसे राज चलाएगा? राज चलाने के लिए राज जैसा खून भी तो चाहिए। जंगल में रहने वाले इनको क्या राज समझता है, लेकिन रूप के मोह में मैंने अपना निर्णय विवाह का लिया और इसके बाप की शर्त मान ली, और आज मुझे वो करना पड़ेगा। मैं बंधा हुआ हूं वचन से। ये बात मंत्रियों के सामने भी रखी। उनके और भी पुत्र थे। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपका वचन सबको पता नहीं है। हम मंत्री परिषद एक घोषणा भी कर सकते हैं कि कुछ परीक्षाएं ली जाएंगी और परीक्षाओं में जो पास होगा उसे राजा बनाएंगे। ठीक है, एक बार आपकी यत्न करके देख लीजिए। इस माध्यम से अगर इस चिलाती पुत्र चुना जाता है तो बढ़िया बात है, वरना इसकी मां मानेगी मुझे ऐसा तो नहीं लगता है। मुझे अपना वचन पालन करना पड़ेगा। तो मंत्रियों ने कहा, मंत्री परिषद का निर्णय है कि पहले परीक्षा होगी। उन्होंने कहा ठीक है, और परीक्षाएं हुई। तरह तरह की परीक्षा पर तरह तरह के सिस्टम्स अपनाए गए। कभी आप शरणिक चरित्र पढ़ें तो पूरा मालूम पड़ेगा। राजा ने सारे राजकुमारों के लिए बांस की टोकरी से बना हुआ पिटारा और उसमें भरे हैं लड्डू। मंत्रियों ने सारे राजकुमारों के लिए पिटारे में जिसमें लड्डू भरे हैं ऐसी टोकरी दी और कहा, बिना इसे खोले जो लड्डू खा के पेट भर लेगा वो राजा बनने लायक कहलाएगा। सब राजकुमार तो चिंता में पड़ गए कि बिना खोले कोई लड्डू खाए जाते हैं, लेकिन शरणिक नाम का जो राजकुमार था सबसे ज्यादा बड़ा और प्रतापी, और उसने क्या किया, जोर जोर से पिटारे को हिलाया, जोर जोर से लड्डू फूट गए, और फूट गए तो बांस की टोकनी के जो पिटारे में से वो झड़ झड़ के बाहर आने लगे और उसने आराम से खाए। घड़े के कपड़े पर मुंह बंधा हुआ है और बिना घड़ा खोले कोई पानी पिएगा वो राजा बनेगा। सब यही सोचते थे कि बिना कपड़ा खोले, बिना गिलास के, कटोरे के, लोटे के पानी कैसे पिया जाएगा। शरणिक ने उसी कपड़े लगे घड़े को औंधा किया, कपड़े में से पानी बाहर आने लगा, थोड़ा थोड़ा उसने पानी पिया। मंत्री देखते रह गए। किसी और राजकुमारों को ये नहीं सूझ रहा है और इसे सब सूझ रहा है। निर्णय ये हुआ कि राजा बनने लायक तो, लेकिन परीक्षाएं बाकी हैं अभी।
5 पेपर होंगे, 7 पेपर होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। सारे राजकुमारों के लिए एक एक सिंहासन दिया गया, छत्र चमर दिए गए, ऐसा बड़ा मंडप बनाया और सब बैठिए, आनंद से बैठिए और आप राज मुद्रा में कैसे बैठ सकते हैं, कैसे राज चलाएंगे, हम कला देखना चाहते हैं। और उधर क्या हुआ, घास फूस का बना हुआ मंडप में सारे राजकुमार राजा बन के बैठे हैं कि उसमें आग लग गई, आग लगा दी गई। सारे राजकुमार अपनी जान बचा के भागे। शरण्यक ने क्या किया, खुद तो भागा लेकिन अपने सिंहासन, चवर, छत्र जो कुछ मिला था वो सब उठाया और लिया और फिर भागा, मैदान में जाके वापस बैठ गया अपने सिंहासन पर। मंत्रियों ने पूछा कि सबने ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि जहां छत्र है, सिंहासन है, चवर है, वहीं राजा है, और जिसके पास सिंहासन है वो राजा है, मैं राजा हूं। बाकी सब मुंह देखते रह गए। मंत्रियों ने कहा बात तो सही है कि जिसके पास छत्र है वो राजा है, चमर है, सिंहासन है वो राजा है, राजा बनने लायक तो यही है। सबको भोजन के लिए बिठाया। आज राजा के लिए यहां पर विशेष भोजन, सब राजकुमारों के लिए, और सबको भोजन परोसा गया। सब आनंद से भोजन करिए। सब भोजन कर रहे हैं। आप सारांश समझना, पहली वाली कहानी का सारांश है कि सारे रास्ते बंद हों तो भी आपको अपना परिवार, अपना जीवन चलाने का आइडिया आना चाहिए। कोरोना हो, सारे मार्केट बंद हों तो भी आपके परिवार का पालन पोषण करने की आप में बुद्धि होना चाहिए। दूसरी कहानी, आपका जो मुख्य आधार है, आश्रय है, उसे सुरक्षित रहना चाहिए। और कभी अगर सारी चीजें छोड़ना पड़े तो वो चीज, वो आचार विचार, वो सिद्धांत, वो वस्तु अपने साथ जरूर रखना चाहिए, जिसके भरोसे, जिसके जज्बे पर आप जी सकते हैं। आप नया महल खड़ा कर सकते हैं, नया साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। तीसरी बात, सबको थालियां लगी हुई हैं, भोजन परोसा गया है, लड्डू है, इमरती है, नमकीन है, सब चीज, और सबको कहा मंत्रियों ने कि आप भोजन प्रारंभ करिए। अच्छे से भरपेट भोजन करिए। और भोजन करने के लिए जैसे वो तैयार हुए कि सुकारी कुत्ते, जो कुत्ते आक्रामक होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, कुत्ते छोड़ दिए। भौं भौं करते हुए कुत्ते दौड़े और एक एक थाली पर लपकने लगे। राजकुमार घबरा गए, काटने वाले कुत्ते, और वो थाली छोड़ छोड़ के भागे। और शरण्यक ने क्या किया? शरण्यक ने क्या किया? वो अपनी थाली पर डटा रहा, और जो इधर के राजकुमार भाग गए थे, इधर के भाग गए थे, इसकी थाली से उठाता, उधर कुत्ते को फेंकता, अपना खाता, इसकी थाली से उठाता, उसके कुत्ते को फेंकता, अपना खाता, और सबकी थालियों का उठा उठा के फेंकता रहा। कुत्ते रोटी पाने के लिए दौड़ते रहे, और उसने अपना भोजन पूरा कर लिया, पानी पी लिया। वाह! मंत्रियों ने कहा गजब, राजा ऐसे ही होना चाहिए, एक अच्छा परिवार का मुखिया ऐसे होना चाहिए कि अगर कोई यहाँ वहां से विपत्ति आती है तो यूं टुकड़े फेंक के अपना काम है। आज जैनी अगर किसी से लड़ने जाए तो लड़ना आसान नहीं है, लेकिन ये आसान है कि भाई तू भी खा ले, शांत रहे। और बुद्धिमानी भी है। क्यों? अगर आसपास के लोग तृप्त रहेंगे तो वो तुम्हें भी सम्मान की नजर से देखेंगे। वो अतृप्त होंगे तो निश्चित है कि उन्हें कुछ चाहिए, वो पाने के लिए भौंकेंगे, आपको परेशान करेंगे। मंत्रियों ने कहा लायक तो यही है। फिर क्या हुआ? ऐसी परीक्षाएं हुई और निर्णय ये हुआ लायक तो यही है। और भी इस तरह की परीक्षा हुई। देखना, अगर उस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो उसे चाहिए
कि इधर का राजा आक्रमण करे कि उधर का राजा आक्रमण करे, कि कोई नक्सलवादी आतंकवादी आक्रमण करे तो उनको खिला पिला के संतुष्ट कर दो। और एक बात, तुम अपने राज्य में से कुछ नहीं देना चाहते तो आजू बाजू के जो कमजोर राज्य हैं वहां से उठा करके दे दो, या उसको बोल दो भाई यहां से ले जा, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब आसपास वालों को उसकी संतुष्ट रखना पड़ता है। राजा बनने लायक तो यही है। और हुआ है कि मंत्रियों का मन बन गया कि आपने जो पहले सोच रखा था शरणिक का वही उचित है, शरणिक को ही राजा बनना चाहिए। लेकिन वहां से फिर उस रानी का दबाव कि हमारा लड़का ही बनेगा, चिलाती पुत्र, चिलाती मेरा नाम मेरे लड़का, जिसे चिलाती पुत्र कहा गया शास्त्रों में, ये मुनि ये बनेगा राजा, आपको वचन निभाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। चक्कर में पड़ गए वो। अब उसने कुछ ऐसी कोशिश की, राजनीति के पीछे, राज के पीछे लोग क्या क्या कर्म करते हैं। पन्नाधाय की वो कहानी आती है कि उस राजकुंवर को मारने के लिए कितने उपद्रव किए जाते हैं, बलबीर कितना करता है और दूसरे दूसरे लोग, लेकिन वो एक महिला जिसने राज की सुरक्षा के लिए राजकुमार की सुरक्षा की, और आज भी उसका एक नाम चलता है। ये षड्यंत्र रचे जाने लगे कि सैनिक को खत्म कर दिया जाए। राजा उपसैनिक ने भी एक दिन कहा कि तुम्हारी काफी गलतियां हो रही हैं और तुम्हें कोई भी दंड दिया जा सकता है। अगर तुम अपनी सुरक्षा चाहते हो तो राज्य से निकल जाओ। पिता का प्रेम तो था लेकिन मजबूरी थी, और उन्हें भरोसा भी था कि कहीं भी जाएगा राजा बन जाएगा, कहीं भी जाएगा आराम से रहेगा, निकाल दे। फिर एक लंबी नई कहानी चालू होती है। नंदीग्राम जब पहुंचते हैं तो उन्हें एक ब्राह्मण मिलता है रास्ते में, और इसके साथ भी ढेर सारी बुद्धिमानी की बातें होती हैं, जिसे वो ब्राह्मण देवता समझते हैं कि कैसी मूर्खों जैसी बात करता है। और जब वो घर जाके अपनी लड़की को बताते हैं कि ऐसा एक मूर्ख मिला था जो मुझे मामा कहता था और ऐसी फिजूल की बातें करता था कि गांव बसा हुआ है कि उजड़ा हुआ है, लोग दिख रहे हैं और पूछ रहा है कि बसा हुआ है कि उजड़ा हुआ है। बसा हुआ है तभी तो लोग हैं। लड़की ने कहा पिताजी उसके कहने का मतलब समझे नहीं आप। उसका मतलब ये था कि इन लोगों ने टैक्स कर चुका दिया है कि नहीं चुकाया है, क्योंकि अगर टैक्स नहीं चुकाया है तो कल कोई भी सैनिक आएंगे जबरदस्ती लूट के ले जाएंगे तो उजड़ा ही हुआ समझो। एक जगह एक महिला की कोई पिटाई कर रहे थे तो उसने कहा कि मामा ये बंधी हुई है कि छुट्टी हुई है। देख रहे हैं कि उसके हाथ बांध रखे हैं और ये पूछ रहा है कि बंधी हुई है कि छूटी हुई है। तो उसने समझाया फिर लड़की ने कि पिताजी उसका मतलब ये हुआ कि शादीशुदा है कि लोग बिना मतलब के इसको परेशान कर रहे हैं। शादीशुदा है, बंधी हुई है तो निश्चित रूप से कोई गलती की है पति की, इसलिए डांट पड़ रही है, मार पड़ रही। छुट्टी है इसका मतलब है कि इसका कोई माई बाप नहीं है या फिर ये बदचलन है। उसने कहा कि गजब की बात है, एक पागल वो था एक पागल तू है, तेरे को सारी बातें समझ में आ रही हैं उसको देखे बिना। मेरे को मामा कैसे कहता था, मेरी कोई बहन ही नहीं है फिर भी मामा कहता था। लड़की ने कहा मामा कहने के पीछे बहुत बड़ा भावार्थ है। मामा का मतलब होता है माँ का भाई, और इसका मतलब है आपसे ऐसा रिश्ता जोड़ लेना चाहता है कि कहीं सोना पड़े कि खाना पड़े तो भी व्यवस्था हो जाए। और उस जमाने में और मामा बुआ के रिश्ते भी हो जाते थे बच्चों के। उसने कहा कि आखिर ऐसा बुद्धिमान वो लड़का है कहां पर।
उसने कहा कि मैंने तो पीछा छुड़ाया और उसको गांव के बाहर ही छोड़ के आया, शायद वो तालाब की तरफ ही रह गया था, वहीं कहीं पड़ा होगा। लड़की ने कहा कि अगर मैं जाऊं और उसे बुला लाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं। ब्राह्मण भी सोच रहे थे, लड़की भी बड़ी है, शादी लायक है, अगर इनके विचार मिल रहे हैं, इसका बुद्धिमान लग रहा है इसको छोकरा, ऐसे छोकरा मिल जाए इसको तो तकलीफ क्या है। अच्छा ठीक है, तू मना ला, बुला ला, बुलवा ले। और उसने बुलाने के लिए भेजा, अपनी नौकरानी को, दासी को कहा कि जा। बुद्धिमान थी वो दासी भी, लड़की भी, लड़की की जो फ्रेंड्स थे वो भी बुद्धिमान थे, और इसने कुछ सिखा भी दिया। पहचान जाएगी, उसने कहा बिल्कुल। इस टाइप का बुद्धिमान व्यक्ति अपने चिन्हों से पहचाना जा सकता। देखा कि वो तालाब में नहा रहा है, नहा के बाहर निकला तो उसने क्या किया कि अपने नाखून में, उंगली में नाखून जो रखते हैं ना, ये बड़े बड़े, ये अभी नहीं रखते हैं, बहुत पहले से रखते, तब भी रखते थे। लेकिन एक बात है कि नाखून है, अगर उसमें मल भरा हुआ या किसी तरह के जर्म्स, वायरस छुप जाते हैं, वो दिखते नहीं हैं, और जब भोजन करते हैं तो पेट में जा सकते हैं और आप बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए नाखून नहीं रखे जाते। और एक बात है, नाखून पहचान है खासकर जानवर की, क्योंकि उससे किसी को नोचना पड़ता है, जीतना पड़ता है, आक्रमण करना पड़ता है, और हम अच्छे इंसान हैं, हम किसी को नोचने की फिराक में थोड़ी हैं, इसलिए नाखून नहीं रखना पड़ते। फिर वो लड़की की नाखून था और उसने वो बड़ा नाखून था, उसमें तेल भर रखा था, और उसने कहा कि महानुभाव, महाशय कृपया बाहर आइए, और ये तेल है, आप ये तेल संभाल के रख लीजिए और पूरे शरीर पर इस तेल को लगा करके फिर आना। कान पर इशारा किया, फिर आ जाना। उसने कहा कि इतना सा तेल, नाखून में कितना सा तेल रखा जाएगा और पूरे शरीर पर कैसे लगाया जाएगा। तालाब किनारे, कुएं किनारे अच्छे पत्थर होते थे, पत्थर, और बच्चे लोग कई बार उसमें छोटे छोटे गड्ढे भी बना लेते थे, बन जाते हैं। और एक छोटा सा गड्ढा था, उसने क्या किया, एक अंजुली पानी डाला और कहा कि इसमें रख दे। अब क्या होगा, पानी के ऊपर तेल, सब तेल ऊपर ऊपर रहेगा और पूरे तेल का उपयोग किया जा सकता है जितना भी है। और दूसरा जो इशारा किया उसने कान का, तो कान पर उसने पहन रखा था पत्ता। एक श्रृंगार होते थे, जैसे आजकल प्लास्टिक पहनने का श्रृंगार होता है ना, ऐसे मोटे मोटे दाने, ऐसे सब रिसाइकिल किया हुआ प्लास्टिक पहन के आ जाते हैं। प्लास्टिक की तरफ चूड़ियां और ये सब आजकल प्लास्टिक हो गया है। पहले किसी भी आदमी के हाथ में छोटी मोटी अंगूठी या छोटी मोटी चूड़ी होती थी कि कभी कहीं बाहर जाए और ज़रूरत पड़े तो बेच करके 4-8 दिन का भोजन कर ले, और अब प्लास्टिक ही होती है। कई बार दिखता है ऐसे है जैसे सोना हो।